गुड इवनिंग साथियों। 2025 में जो बच्चे 10th का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हमने ये एक रिवीजन सीरीज की शुरुआत करी है। इस क्रम में आज का हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण। इससे पहले ऑलरेडी 2 टॉपिक हो चुका है, आप लोग उसे पढ़ लें। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं, कुछ लोगों का शिकायत आ रहा है कि वीडियो में साउंड थोड़ा कम है, तो यहाँ से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे उम्मीद करूँगा कि आप जो है इस वीडियो को शांत वातावरण में देखें और फुल वॉल्यूम में देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग आते हैं पूर्व ज्ञान कि इस चैप्टर को द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने के लिए हमारे पास क्या क्या नॉलेज पहले से होनी चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं द्विघात बहुपद पे। हम लोगों ने बताया था मैंने बताया था कि बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है। बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है। दूसरी बात कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के होते हैं। ये द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है। इसके अलावा एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, ये ऑलरेडी पहले से जानकारी है, क्लास 9 में ये सब पढ़ने के लिए मिला है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद होता है क्या है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, उसका मानक रूप है। एक ऐसा बहुपद जिसका मैक्सिमम घात कितना हो, 2। मैक्सिमम घात कितना हो, 2 हो। यहाँ पर ए बी सी तीनों क्या होंगी, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। जहाँ पर ए यानी कि जिसका घात 2 है उसका गुणांक ए, ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा द्विघात बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। शून्य का आपको पता होगा, कोई एक बहुपद है तो इस बहुपद में जो चर मान है, इसमें चर मान क्या है, एक्स। तो एक्स का ऐसा कौन सा मान रखा जाए जिससे कि ये पूरा का पूरा बहुपद का मान कितना हो जाए, शून्य हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुपद का शून्यक। तो ये जो एग्जाम्पल यहाँ पर है, इस क्रम में 2 और 3 क्या है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के 2 शून्यक हैं, ठीक है। आप लोग शून्य निकाल के देख लीजिएगा सही है या नहीं। आगे आते हैं द्विघात बहुपद का गुणनखंड। हम लोगों ने क्लास 9 में ही पढ़ा है कि द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकालने के टोटल 3 तरीके होते हैं। उनमें एक तरीका था हमारे पास मध्य पद को विभक्त करके, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए आप, एग्जाम्पल है ये हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। हमने क्या किया, मध्य पद को विभक्त किया। ये जो बीच में है ना प्लस एक्स, इसको तो हमने इसको 4x माइनस 3x के रूप में लिखा है और ये गुणनखंड हमारे पास प्राप्त हुआ है, या ऑलरेडी पहले से जाना गया है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि x माइनस से, यानी कि इस तरीका से x माइनस से कोई एक गुणनखंड हो किसी बहुपद का, एक बहुपद px चाहे जो भी हो। जैसे इस कंडीशन में देखें तो हमारे पास बहुपद क्या है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, और इसका गुणनखंड क्या है, एक तो x प्लस 2 आ गया और दूसरा 2x माइनस 3। तो ये बोलता है कि यदि x माइनस a किसी एक बहुपद का गुणनखंड है तो उस कंडीशन में क्या होता है, पी ए, यानी कि अगर x का वैल्यू हम a रख दें तो पूरा गुणनखंड, पूरा बहुपद क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इतना तरह की जानकारी ये ऑलरेडी हम लोगों को पहले से क्लास 9 में सीख चुके हैं। इसी के आधार पर हम लोग अभी का क्लास करेंगे, ठीक है। तो आते हैं आज का मेन टॉपिक पर, द्विघात समीकरण क्लास 10 में क्या हमको पढ़ना है। सबसे पहले आते हैं हमारे इसके मानक रूप पे। हम लोग पढ़े अभी कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 तो इक्वल टू 0, बस बराबर 0 डाल देंगे तो ये क्या हो गया, ये हो गया द्विघात समीकरण। बाकी सारा कंडीशन सेम है कि ए बी सी सब क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा और ए बराबर नॉट 0, ठीक है। ये एग्जाम्पल हमने दे दिया है, ठीक है। बस ये बराबर 0 हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास बहुपद हो जाएगा। और वही बस बराबर 0 वापस आ गया तो अब ये क्या हो गया, ये समीकरण हो गया, ठीक है। अभी आते हैं दैनिक जीवन में इसका उपयोग। दैनिक जीवन में उपयोग कहने का मतलब हो गया कि जब हमारे पास कोई एक सवाल इस प्रकार से आता है कि जिसको हमको गणितीय रूप में लिखना हो, तब वो क्या होता है, द्विघात समीकरण के रूप में आ जाता है। हमने यहाँ पर कोशिश करी है यही एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास कि एक आयताकार भूखंड जिसकी लंबाई चौड़ाई की 1.5 गुनी है। पता है भाई, आयत का आकार इस तरीका से, ठीक है। आयत में क्या होता है, लंबाई ये दोनों बराबर और चौड़ाई ये दोनों आपस में बराबर। तो बोल रहा है जो लंबाई है, जो एल है, वो चौड़ाई की कितनी है, 1.5 गुनी है, 1.5 टाइम्स, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, 600 मीटर स्क्वायर। ये आयत का क्षेत्रफल कितना है, 600 मीटर स्क्वायर। तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, ये जानकारी हमारे पास दिया है। हम लोगों ने क्वेश्चन को इसलिए लिया है ताकि हम देखें किस तरीके से द्विघात समीकरण का इस्तेमाल दैनिक जीवन के कुछ सवाल में हो सकते हैं, ठीक है। तो इस अगर क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, इसको देखिए, मान लिया कि भूखंड की चौड़ाई कितना है, x,
ठीक है। तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई बोला गया था कि चौड़ाई की 1.5 टाइम्स है, 1.5 गुना है, तो लंबाई क्या हो गया x गुना 1.5, 1.5 यानी कि 3/2, ठीक है। तो ये लंबाई हो गया। अब प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो हमको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया गया है 600 मीटर स्क्वायर में, लंबाई 3/2x और चौड़ाई x। अगर इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई पता होगा इस तरीके से, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर में इधर क्या गुना हो गया 3x² और इधर 600 गुना 2 क्या हो जाएगा 1200, 600 गुना 2 क्या हो गया 1200, ठीक है। अब अगर इसको हम सॉल्व करें आगे, ये 3 से ये कट जाएगा 412 में, तो x² का मान कितना हो गया 400। 400 को अगर हम इस तरफ लेके आते हैं तो क्या हो गया मेरे पास x² माइनस 400 बराबर क्या हो गया 0। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। अब बोलोगे कि सर द्विघात समीकरण तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर जो इस फॉर्मेट में था, यहाँ पर तो सिर्फ x² है और -400 है, बीच वाला तो x है ही नहीं। तो भाई ये तो फॉर्मेट था ही, लेकिन ये भी बोला गया था कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर 0 नहीं है, a का मान तो 1 हो जाएगा, बाकी कोई 0 रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। ये जो क्वेश्चन था इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये इस तरीक़ा से जो फॉर्मेट में आ गया, ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। बाकी इसका आंसर क्या होगा हम लोग सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम लोग द्विघात समीकरण का रूप देखने का कोशिश यहाँ पर कर रहे थे, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ, अब आगे हम लोग द्विघात समीकरण का हल, गुणनखंड के द्वारा द्विघात समीकरण का हल। तो गुणनखंड निकालने के लिए भी हम लोग ऑलरेडी बहुपद में पढ़ चुके हैं कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो वही हम लोग बोले कि यहाँ पर मध्य पद को विभक्त करके जो गुणनखंड बना उसी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करेंगे। एक बार जरा उस पर नज़र डाल लें, मध्य पद को विभक्त करने वाला किस तरीक़ा से किया गया था, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, ये बहुपद है, द्विघात बहुपद, फॉर्मेट क्या हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। इस कंडीशन में क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर a का मान क्या है, a यानी कि x² का गुणांक तो कितना हो गया 2, b यानी कि x का गुणांक कितना है 1, और c यानी कि अचर बहुपद वो कितना है -6। तो ये मध्य पद को विभक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, a और c को गुना कर लेते हैं। तो a c को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -12, क्या आ रहा है भाई -12, एक मिनट, a और c को गुना किए तो क्या आ गया हमारे पास -12, ठीक है। मान लिख दे रहे हैं फिर से, a का मान 2, b का मान कितना आ रहा है 1 और c का मान -6। अब विभक्त करने के लिए मध्य पद को ये जरूरी है, अब ये जो -12 आया, हम लोगों को दो ऐसी संख्या लेना है जो गुना करने के बाद -12 आ जाए और जोड़ने के बाद ये बीच वाला, यानी कि जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा +1, जोड़ने के बाद क्या आ जाए +1, जोड़ने के बाद क्या आ जाए +1, ठीक है। तो सबसे पहला हिंट हमारा यहाँ से मिलता है कि ये साइन से गुना करके कितना आना है, दो संख्या को गुना करेंगे और गुना करने के बाद लाना है माइनस। तो भाई माइनस तभी आ सकता है जब हमारे पास एक संख्या प्लस में हो और एक संख्या माइनस में हो, तभी गुना करके माइनस आ सकता है, ठीक है, ये पता है। दूसरी बात, जोड़ने के बाद हमको क्या लेके आना है +1, तो एक प्लस है और एक माइनस है और जोड़ने के बाद हमको प्लस लाना है, इसका मतलब कि जो प्लस वाला संख्या होगा ना वो माइनस वाले संख्या से बड़ा होगा, ठीक है। तो जब 12 को तोड़ेंगे तो हमारे पास दो संख्या ऐसा बनता है 4 और 3, ठीक है, कि गुना कर देंगे तो 12 आ जाएगा और जोड़ देंगे तो मतलब ये +4 में हो जाएगा, ये -3, अगर इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ये +1 हो जाएगा। तो ये सूटेबल हमारे पास ये है कि ये दो गुणनखंड में हम इसको तोड़ सकते हैं दो पार्ट में। तो हमने इसीलिए यहाँ पर क्या किया है, देखो ये 2x² प्लस 4x माइनस 3x लिया है तो -6। फिर जब बाद में इसको हमने दो पद को एक साथ कॉमन लिया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। तो ये तरीका याद रखना है गुणनखंड करने का, यही तरीका का इस्तेमाल हम लोग अभी करेंगे समीकरण में, ठीक है। सेम कंडीशन है, देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है 2x² माइनस 5x प्लस 3। तो देखिए भाई यहाँ पर a का मान क्या है 2 है, b का मान क्या है -5 है और c का मान क्या है +3 है। तो हमने जो बताया कि a और c को गुना करना है, तो a c को गुना किया क्या आ जाएगा हमारे पास +6, साइन लिखना बहुत जरूरी है भाई, +6। अब हमें दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है जिसे गुना करने के बाद प्लस आ जाए और जोड़ने के बाद ये बीच वाला यानी कि -5 हमारे पास आ जाए। तो गुना करने के बाद प्लस कब आता है, जब दोनों का दोनों संख्या प्लस रहेगा या फिर दोनों का दोनों संख्या माइनस रहेगा। और जोड़ने के बाद क्या लेके आना है -5, ये बीच वाला बी वाला। तो जोड़ने के बाद माइनस कब आएगा, इस कंडीशन में जब दोनों का दोनों माइनस हो। तो अगर हम 6 को -3 और -2 में जोड़ दें तो देखिए गुना करने के बाद +6 आ रहा है, जोड़ने के बाद -5 आ रहा है, तो ये सूटेबल है। तो हम लोग इसको इसी क्रम में तोड़ेंगे, ठीक है। अब सॉल्व किए 2x² -2x -3x
और ये +3 जो पहले से है जो बराबर 0। ठीक है, तो 2x कॉमन लिए, क्या बच गया इस कंडीशन में, यहाँ से यहाँ तक 2x कॉमन लिए तो इसमें x बच गया, इसमें 1। यहाँ पर -3 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया x - 1। अब ये दोनों में फिर से x - 1 क्या है, कॉमन है, तो वो कॉमन ले लिए, क्या बच गया 2x - 3। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको जब हल निकाले तो ठीक है कि 2x - 3 ये x - 1 और 2x - 3 बराबर क्या है 0, दोनों मल्टीप्लाई में है बराबर क्या है 0। तो अगर हमको सिर्फ इसका मान निकालना है तो हम इसको भेज देंगे इस तरफ, ये क्या हो जाएगा इस तरफ क्या है गुना में है, इस तरफ जाके भागा में हो जाएगा। तो 0 बट्टा अगर 2x - 3 लिखते हैं तो 0 बट्टा कुछ भी हो भाई, आंसर तो 0 ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया x - 1 बराबर 0, तो x का मान क्या आ गया +1। ठीक है, उसी तरीक़ा से अगर हम 2x - 3 को इस तरफ रख लिए और x - 1 को हम क्या किए इस तरफ भेज दिए, इसको भेज दिया हम इस तरफ, तो 0 बट्टा x - 1 ये भी क्या हो जाएगा 0। तो 2x - 3 बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ से x का मान निकाल लिए, क्या हो गया 3/2। तो यहाँ से हमारे पास x का 2 मान आया, पहला 1, दूसरा 3/2। यही x का 2 को मान हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 1 एवं 3/2 ये समीकरण 2x² - 5x + 3 बराबर 0 इसके हल हैं अथवा इसके मूल हैं। हल हैं कहने का मतलब हो गया कि x का मान आ गया, और मूल हैं कहने का मतलब वही कि x का मान आ गया, दोनों एक ही चीज़। ठीक है, ये गुणनखंड जो हम लोग पहले पढ़े हैं उसी का इस्तेमाल किया। ठीक है, आगे आते हैं। अब ये गुणनखंड को हल करने में हम लोग ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़े हैं, बहुत सारी सर्व समीकरणों का इस्तेमाल उसमें हम लोग पढ़े थे। लेकिन द्विघात समीकरण का गुणनखंड करना है तो हमारे पास ये कुछ आइडेंटिटीज है, सर्व समीकरण हैं जो इस्तेमाल होगी। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि x + y का होल स्क्वायर क्या होता है x² + 2xy + y²। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में ये दे दिया गया है तो इसका गुणनखंड डायरेक्ट ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है x² - 2xy + y²। तो हम लोग जानते हैं कि ये x - y के होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। x² - y² क्या होता है x + y × x - y। तो ये कुछ आइडेंटिटी जो हम लोग ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़े हैं उसका इस्तेमाल हम लोग गुणनखंड में कर सकते हैं। ठीक है, इसी कंडीशन को देखिए, इसी फॉर्मूला को, इसी सर्व समीकरण को इस्तेमाल करते हुए हम लोग जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे ये। ठीक है, तो ये तो हम लोग यहाँ पर लिख चुके थे कि ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। लेकिन अगर सॉल्व करना है तो देख सकते हैं x² तो x² माइनस ये 400 है तो 400 को लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर। अब ये x² - y² वाले फार्मूला पे आ गया तो क्या हो जाएगा इसका गुणनखंड x + 20 और ये हो जाएगा x - 20 बराबर इधर क्या हो गया 0, जो यहाँ पर दिया गया है ऑलरेडी। ठीक है, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो एक जगह x का मान क्या आ जाएगा -20 और दूसरी जगह x का मान क्या आ जाएगा +20। अब बोलोगे तो दो मान हो गया, तो मान दो नहीं है। ठीक है, एक +20 एक -20। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कहीं पर कोई चीज़ हम लोग लंबाई नापते हैं तो क्या लंबाई माइनस में लेते हैं, नहीं। तो यहाँ जिसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ये +20 वाला, मतलब x का मान कितना आ गया +20, x का मान कितना आ गया +20। ठीक है, तो x हमने क्या माना था, x हमने माना था चौड़ाई को, x हमने चौड़ाई को माना था। तो यहाँ पर बोलेगा चौड़ाई कितना आ गया, तो चौड़ाई हो गया हमारे पास +20 और लंबाई क्या हो जाएगा, तो बोला लंबाई इसका 1.5 गुना है, तो 20 का 1.5 गुना क्या हो जाएगा 30, तो 30 मीटर लंबाई हो गया और 20 मीटर चौड़ाई हो गया। ठीक है, तो पहले हम लोगों को द्विघात समीकरण के रूप में क्या करना है, इसको उतारना है और उसके बाद फिर उसको हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करेंगे, जहाँ पर डायरेक्ट हमारे पास कुछ सर्व समीकरण का इस्तेमाल होता है, डायरेक्ट उसका इस्तेमाल कर देंगे आसान बनाने के लिए। ठीक है, फिर आते हैं इस पॉइंट में, ये क्या हमारे पास लिखा हुआ देखिए, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक और द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 इसके मूल एक ही हैं, बिल्कुल एक होंगे भाई। अब ये देखो हम लोग ऑलरेडी गुणनखंड के बारे में पढ़े थे, तो ये 0 को हटा दीजिए। ठीक है, बस इसको देखिए कि इसका गुणनखंड निकालेंगे तो गुणनखंड तो यही ना आएगा, गुणनखंड यही आएगा। तो हम लोग जो थ्योरम ये आगे में शुरू में क्लास 9 में पढ़े थे पर में ये वाला कि x - a यदि बहुपद का गुणनखंड है तो pa बराबर क्या होगा 0, pa बराबर क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा शून्यक, क्योंकि उसी के रखने से 0 आ रहा है। तो उसी का इस्तेमाल अगर यहाँ पर करते हैं, देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए कहाँ गया क्वेश्चन, इधर। हाँ देखिए, ये हमारे पास क्या आया था x - 1, तो x - 1 क्या है, ये इस बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाँ p1 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि 1 क्या हो गया इसका शून्यक हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी 1 आया था आंसर में। यहाँ पर 3/2 देखिए 2x - 3 ये क्या है, उसका एक गुणनखंड है। इसका मतलब अगर हम यहाँ से निकाल ले x का मान क्या आ जाएगा 3/2, अगर x का मान हम 3/2 रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा
ये इसका 3/2 क्या हो गया, शून्यक हो गया। तो बहुपद में इसको हम शून्यक बोल रहे थे, लेकिन समीकरण में उसी को हम क्या बोलेंगे कि ये उसका हल है या फिर उसका मूल है। हम लोग इसका इस्तेमाल जल्द करेंगे कि वो क्या है, इसका मूल है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये नीचे बोल रहा है कि द्विघात बहुपद में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका शून्यक और द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, बस बहुपद में शून्यक बोल दिए और समीकरण में इसको हम मूल बोलेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग सीखे कि द्विघात समीकरण को हल करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा, और उसमें कुछ हम लोग सर्वसंख्या का भी इस्तेमाल करेंगे अगर वो उस पर आ रहा है तो। ठीक है, आगे आते हैं। अब आते हैं मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति के बारे में जानते हैं। इसमें मेन रूप से हम लोग देखिए, ये समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके मूल। तो मूल हम लोग निकाले अभी यहाँ पर देखिए, अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे इसमें हमारे पास क्या आया था, एक जगह आंसर -20 आ रहा था, एक जगह आंसर हमारे पास +20 आ रहा था। ठीक है, कहीं कहीं पर हो सकता है कुछ और अलग आ जाए, इसके लिए हम लोग सीखते हैं मूल की प्रकृति क्या होगी। तो जो हम लोग अभी वैल्यू निकाले ना, एक्स का मूल जो निकाले ना, वो मूल निकालने का ये भी एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। ठीक है, कि एक्स बराबर क्या हो गया, -b प्लस माइनस √b² -4ac बटा 2a। ठीक है, ये पूरा का बटा है 2a में। अब पता है कि a यहाँ है, b यहाँ है, c यहाँ है। a क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक, b क्या हो गया, x का गुणांक, और c क्या हो गया, अचर पद हमारे पास। ठीक है, और अगर ये पूरा का पूरा डिवाइड है 2a, अगर इसको हम लोग सेपरेट कर दें, अलग कर दें, तो ये एक बार ये इसको भाग देगा, एक बार ये इसको भाग देगा, तो ये -b/2a और यहाँ b² -4ac का अंडर रूट और बटे 2a। ठीक है, अब यहाँ पर मूल का प्रकृति बदलता कैसे वो देखिए। यदि b² -4ac 0 से बड़ा हो, b² -4ac मतलब ये वाला। ठीक है, अंडर रूट हटा करके, अंडर रूट का बात नहीं कर, अंडर रूट हटा करके b² -4ac यदि इसका मान 0 से बड़ा हो, तो दो मूल हमारे मिलते हैं, दोनों भिन्न, यानी दोनों मूल अलग अलग रहेंगे और दोनों वास्तविक रहेंगे। ठीक है, संख्या के बारे में पढ़े होंगे, वास्तविक संख्या क्या है उसी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर बोल रहा है कि अगर b² -4ac 0 से बड़ा है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। पहला कौन हो जाएगा, -b/2a ये जो था, और दूसरा हम लोग अलग बनाए थे, अंडर रूट ऑफ b² -4ac और बटा में 2a। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या होता है हमारे पास, सेकंड कंडीशन है कि यदि b² -4ac 0 के बराबर आता है, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, तो हमारे पास दो मूल मिलेंगे लेकिन दोनों क्या रहेंगे, समान, वास्तविक ही रहेंगे लेकिन समान रहेंगे, बराबर रहेंगे, और दोनों सेम यही हो जाएगा -b/2a। दोनों का दोनों वास्तविक मूल रहेंगे, समान रहेंगे, दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है, तीसरा कंडीशन हमारे पास आता है कि यदि b² -4ac का मान क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, तो क्या होता है कि कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होते हैं। हम लोग संख्या पर ऑलरेडी पढ़े, जैसे कि भाई ये अंडर रूट ऑफ 4, ये क्या है, इसका मान तो 2 हो जाएगा, तो ये एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, लेकिन यही आ जाए अंडर रूट ऑफ -4, अंडर रूट ऑफ -4, तो बोलोगे जो माइनस कैसे निकल सकता है, तो यही क्या हो गया हमारे पास, ये वास्तविक नहीं हुआ, ये वास्तविक संख्या नहीं हुआ, ये हो गया हमारे पास काल्पनिक संख्या। तो इसके बारे में क्लास 11 में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि यदि b² -4ac का वैल्यू 0 से कम हो जाए, इसका मान 0 से कम हो जाए, तो कोई वास्तविक मूल प्राप्त हमें नहीं होता है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन बहुत जरूरी याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी, और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये पूछ देता है। ठीक है, अब इस पूरा समीकरण में हम लोग क्या देखें, ये पूरा चैप्टर में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो b² -4ac है ना, यही डिसाइड कर रहा है, यही डिसाइड कर रहा है कि मूल कैसा होने वाला है। ठीक है, तो इसका स्पेशल से एक नाम दे दिया गया। ठीक है, b² -4ac क्या नाम दिया गया इसको, डिस्क्रिमिनेंट या फिर विविक्तकर। ठीक है, विविक्तिकर या फिर डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, यही भेदभाव सारा का सारा कर रहा है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डी से बोलते हैं, यहाँ पर डी हम लोग डिनोट किए हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डी। ठीक है, तो इस पर बस एक बार रिवाइज कर ले, इसको क्या कहने का मतलब हुआ कि यदि b² -4ac यानी कि d 0 से बड़ा हो, हम लोग यही पढ़े कि अगर 0 से बड़ा होगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल निकलेगा, दो मूल रहेगा, दोनों वास्तविक रहेगा लेकिन दोनों अलग अलग रहेगा। ठीक है, दूसरा यदि b² -4ac यानी कि d डिस्क्रिमिनेंट ये 0 के बराबर हो, तो क्या हो जाएगा, दो मूल निकलेगा, दोनों समान रहेगा और दोनों का दोनों वास्तविक रहेगा। ठीक है, और यदि b² -4ac d से छोटा हो,
ठीक है, मतलब ये डी डिस्क्रिमिनेंट इसी को बोल दिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को। अगर ये 0 से छोटा है तो इस कंडीशन में कोई भी वास्तविक मूल हमारे पास नहीं आ पाएगा। ठीक है, ये 3 कंडीशन हो गया, ये याद रखना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको डिस्क्रिमिनेंट या विभक्तिकर बोलते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो बताइए कि समीकरण का मूल कैसा होगा। तो सीधी सी बात है भाई, 0 है तो 2 समान और वास्तविक मूल आएंगे। ठीक है, ये आते हैं। ठीक है, यहाँ तक था। अभी हम लोग आते हैं कुछ, एक क्वेश्चन हमने लिया है आपके लिए, उसका प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं क्या होता है। ठीक है, जो डेली लाइफ में बताया गया इसका इस्तेमाल होता है, उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर है। ये क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 साल बाद, अब से 3 वर्ष के पश्चात कितना हो जाएगा 360। अभी का नहीं, 3 साल के बाद उसका उम्र का गुणनफल कितना हो जाएगा 360। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लिए। अब लिखते हैं कि रोहन की आयु हमें नहीं पता कितना है। ठीक है, तो मान लिया जाए कि रोहन की आयु कितना है x। मान लिया जाए कि रोहन की आयु कितना है x। अगर रोहन की आयु x है तो उसकी माँ उससे कितनी वर्ष बड़ी है 26 वर्ष। तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 26 हो जाएगी। रोहन की आयु x तो रोहन की माँ की आयु x प्लस 26, और उसकी आयु का गुणनफल 3 साल के बाद 360 होगा। तो 3 साल के बाद रोहन का भी तो बढ़ जाएगा उम्र 3 साल, तो रोहन का उम्र 3 साल के बाद क्या हो जाएगा x प्लस 3। ठीक है, और रोहन की माँ का उम्र 3 साल बाद क्या हो जाएगा x प्लस 29। 26 तो अभी ज़्यादा है। ठीक है, तो x प्लस 29 उसमें हो जाएगा। अब इसको गुना करते हैं, तो गुना करके क्या मान आ रहा है 360। ये दिया गया है इन्फॉर्मेशन में ऑलरेडी, गुना करके इन्फॉर्मेशन में दिया गया है क्या आ जाएगा 360। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जरा ऊपर फिर से लिखते हैं हम लोग x प्लस 3 साल के बाद, और ये उसकी माँ का आयु x प्लस 29, दोनों का गुणनफल क्या है 360। ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 क्या हो जाएगा 32x, और प्लस 29 दिया 87 बराबर क्या हो गया 360। ठीक है, 360 को अगर हम इस तरफ लेके आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 360 अगर इस तरफ आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस में घटाएंगे तो हो जाएगा 200 और ये 273 बराबर इस तरफ क्या बच गया भाई 0। तो ये देखिए क्या ये हमारे पास द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। ये डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाला चीज़ है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया तो इसको हल करने का तरीका हम लोग सीख चुके हैं कि इसका हल करना है, कैसे हल होगा इसका। तो जो हम लोग अभी पढ़े गुणनखंड विधि द्वारा, तो पहले हम लोग इसको समीकरण को लिखते हैं फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो समीकरण हमारे पास आ गया था एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 32x, ठीक है, और माइनस 273 बराबर 0। तो देखिए a का मान क्या है, a का मान यानी x का गुणांक क्या है 1, और c का मान क्या है माइनस 273। तो अगर हम दोनों को गुना करेंगे ac बराबर क्या हो जाएगा माइनस 273। अब क्या करना है, हमें दो ऐसी संख्याएं लेनी है जिसको गुना करने के बाद माइनस 273 आ जाए, और जोड़ने के बाद बीच वाला यानी कि प्लस 32 आ जाए। जोड़ने के बाद क्या आ जाए प्लस 32 आ जाए। तो अब क्या करते हैं भाई, इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो 3 से लगेगा 3 नंबर 27। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 7 से 13 7 91, और फिर ये 13 से 13 एकम 13। अब हमको गुना करके क्या लाना है माइनस 273। तो माइनस कब आता है गुना करके, जब एक हमारे पास प्लस में रहे और एक हमारे पास माइनस से रहे, तब ना प्लस गुना माइनस माइनस होगा। और गुना करके माइनस लाना है, जोड़ने के बाद प्लस लाना है। इसका मतलब प्लस वाला बड़ा होगा और माइनस वाला छोटा होगा। अगर इससे हम लोग अंदाज़ा लगाएं तो ये 13 3 39, हम लोग अगर इसको प्लस 39 और माइनस 7 करते हैं तो ये 39 माइनस 7 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, और गुना करने के बाद 273 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, अब इसको अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर हम लोग इसे गुणनखंड करते हैं तो कितना था भाई 32x माइनस 273 बराबर 0। सॉल्व किए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लिए तो ये हो गया x प्लस 39, और यहाँ माइनस 7 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 39 बराबर 0। तो ये x प्लस 39 कॉमन यहाँ से आ गया, और क्या बचेगा अंदर x माइनस 7 बराबर 0। अगर हम लोग यहाँ से x का मान निकालें तो x का 2 मान निकलता है। एक तो आ जाएगा x का मान माइनस 39, और दूसरा आ जाएगा x का मान प्लस
ठीक है। अब बोलोगे कि दोनों सही है, नहीं, आप अंदाज़ा लगाइए कि किसी का उम्र बताना है तो किसी का उम्र तो माइनस में तो नहीं होगा, उम्र जब भी होगा क्या होगा, प्लस में होगा। तो ये एक्स का वैल्यू हम लोग क्या लेके चलेंगे, +7। और एक्स किसका मान था, एक्स मान था रोहन की वर्तमान आयु यानी अभी का आयु। हमसे सवाल क्या किया गया है कि रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की वर्तमान आयु एक्स थी और एक्स का मान हम लोग को क्या आया, +7, यानी कि रोहन की वर्तमान आयु कितना है, 7 वर्ष है। अगर वेरीफाई करना है कि क्या हमारा बनाया हुआ सही है या नहीं, तो हम लोग रिवर्स प्रोसेस कर लेंगे। रिवर्स प्रोसेस मतलब रोहन की आयु 7 है, रोहन की आयु 7 है, तो उसकी माँ की आयु क्या होगी, 26 वर्ष ज़्यादा, यानी उसकी माँ की आयु कितना है, 33 साल। हमसे क्या बोला गया था कि 3 वर्ष बाद इसका गुणनफल 360 हो जाएगा, 360। तो 3 वर्ष बाद ये कितना का हो जाएगा, 10 साल का, और ये कितना की हो जाएगी, 36 साल की। अब देखिए दोनों का गुना करते हैं, 360 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो हमने सॉल्यूशन किया है वो सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, उसमें कहीं पर कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ कि द्विघात समीकरण का इस्तेमाल, द्विघात समीकरण का हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चंस में उसका इस्तेमाल हो सकता है। जो हम लोग त्रिभुज और चतुर्भुज पढ़ चुके हैं उसके बारे में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग वापस रिवाइज कर लीजिएगा। अगर किसी को एक बार इसको वीडियो को देख लिए और समझने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है तो इस वीडियो को दोबारा देखें, आराम आराम से समझते हुए आगे बढ़ें। अगर कोई इस वीडियो को पूरा पूरा देख चुका है और दोबारा रिवाइज करना है तो रिवीजन के टाइम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसको स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दें, 1.5 या फिर और ज़्यादा है तो 2 का स्पीड पर, लेकिन 1.5 को प्रेफर करते हैं हम कि इस पर आप लोग रिवीजन करें, बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और 2 टॉपिक इससे पहले बहुपद का ऑलरेडी इस पर डाला हुआ है, हम लोग ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे उसका, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।